नमस्कार। मैं के.एन. झा, प्राचार्य शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, कैरियर वार्ता के इस अंक में इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से संवाद करने के लिए आज उपस्थित हूँ। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है उद्यमिता एवं स्वरोजगार को अपनाएं और रोजगार बेरोजगार नहीं किंतु रोजगार का स्वयं सृजन कर रोजगार प्रदाता बने। अपनी बात शुरू करने के पहले मैं एक संस्कृत सुभाषित काफ़ी प्रसिद्ध है, हमने अपने बचपन में पढ़ी थी, उससे मैं शुरू करूँगा। वो एक बहुत अच्छा संदेश उद्यमिता के बारे में है। ये सुभाषित शायद आप लोगों को भी याद आए। उद्यमेन न ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात बगैर उद्यम करने से कोई भी मनोरथ, कोई भी आकांक्षा, कोई भी इच्छा, डिज़ायर, ड्रीम सफल नहीं हो सकते। जैसे कि एक सोए हुए शेर जो जंगल का राजा है, उसको भी शिकार के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। हिरण उसके पास, उसके मुंह में स्वयं चलकर प्रवेश नहीं करता है। अर्थ इसका एकदम आशय एकदम स्पष्ट है। हमें उद्यम का सहारा लेना होगा अपने भविष्य को गढ़ने के लिए, अपने करियर को निर्माण करने के लिए, और यही हमारी आज की चर्चा का थीम है। हमारे अब्दुल कलाम साहब कहते थे, सपना देखना बुरा नहीं है किंतु दो प्रकार के सपने होते हैं। एक होता है डे ड्रीमिंग, दिवा स्वप्न जिसे बोलते हैं, वो कुछ कुछ वैसे ही है मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा। और दूसरे होते हैं वो सपने जो हम आंखें खोलकर देखते हैं। ये इन सपनों के लिए अब्दुल कलाम ने हमारे देश के युवाओं को, विद्यार्थियों का आह्वान किया था कि खुली आंखों से सपने देखो, शुरू करो और उन सपनों को साकार करने के लिए संपूर्ण जागरूकता के साथ उसके लिए आप प्रयास करो। आप अपने भविष्य की इबारत खुद लिख सकते हैं और यही हमारे आज कैरियर वार्ता के इस चर्चा का टॉपिक भी है। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ सबसे पहले मैं अपने आज के इस टॉपिक में जो कैरियर वार्ता में जिन बिंदुओं पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, सबसे पहले कुछ हम सफलता की कहानी रचने वाले कुछ प्रसिद्ध उद्यमियों की केस स्टडी, कुछ कहानियों से हम शुरुआत करेंगे। और उसके बाद हम हमारे स्थानीय रूप से जो उद्यमी हैं जिन्होंने अपना बहुत सफलता हासिल की है, उनमें से अधिकांश को आप भी जानते होंगे, पहचानते होंगे। और ये उद्यमी हम प्रत्येक में किसी के लिए भी रोल मॉडल या इंस्पिरेशन का सोर्स हो सकते हैं। तो इनके बारे में कुछ मैं बहुत संक्षिप्त में चर्चा करूँगा। इसके बाद कहाँ हैं नौकरियाँ कहाँ हैं, ये हमारा दूसरा बिंदु होगा चर्चा का। फिर अगले क्रम में हम नौकरी बनाम स्वरोजगार, इसको हम तुलनात्मक अध्ययन चर्चा करेंगे। और एक सफल उद्यमी या उद्यमी कैसे बनाया जाए, इसके लिए क्या तैयारियां होनी चाहिए, इसको हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और अंत में वो कुछ हमें कौन सी शासकीय सहायता, प्रोत्साहन एक उद्यमी व्यक्ति को उपलब्ध है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में कुछ रेफरेंस के रूप में वेबसाइट्स और पुस्तकों के बारे में मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँगा, जो हर उद्यमी, हर विद्यार्थी को जो उद्यमी बनना चाहता है, नहीं भी बनना चाहता है। उद्यमी बनने का मतलब ये नहीं है, नौकरी करते हुए भी हम उद्यमी बन सकते हैं। और ऐसे व्यक्तियों को इंटरप्रेन्योर कहा जाता है। तो सभी लोगों के लिए उपलब्ध पुस्तकें हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों के लिए भी उतना ही उपयोगी है और उस उपयोग जानकारी को हम
दूसरों को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उनके लिए भी ये जानकारी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। अब इस वार्ता के शुरू में मैं आपसे फिर एक बात अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों के मन में इस वार्ता को लेकर कुछ प्रश्न बनते हैं, उद्यमिता को लेकर, स्वरोजगार को लेकर, तो वो अपनी जिज्ञासा को चैट बॉक्स में जाकर टाइप करें, और अगर हो सकेगा तो मैं इसी वार्ता के दौरान वो प्रश्नोत्तर के माध्यम से उनका निराकरण करना चाहूँगा। और अगर लगता है कि हम इस वार्ता में उन टॉपिक्स को, उन प्रश्नों को उत्तर नहीं दे सके, तो फिर आगे कभी व्यक्तिगत तौर पर या अन्य तौर से मैं आपको उनके उत्तर देना चाहूँगा। चलिए वार्ता को हम शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। आपको भी बड़ी रुचिकर लगेगी। एक 7 महिलाएं हैं बम्बई में, पुरानी बात है, इतनी पुरानी है जितना मेरा जन्म का वर्ष 1959, 15 मार्च 1959 की कहानी है। तो 7 महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी नहीं हैं, और ये महिलाएं, आर्थिक स्थिति इनकी बहुत अच्छी नहीं है। गुजराती महिलाएं, पढ़ी लिखी भी नहीं है, आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, और ये अपने लिए कुछ करना है ऐसा उनके मन में विचार आता है, संकल्प करती हैं और एक व्यवसाय आरंभ करती हैं। कुल जमा पूंजी 80 रुपया, और ये 80 रुपये जमा पूंजी भी उधार की। इनको सौभाग्य से एक समाज सेवी मिल गए, छगनलाल उनका नाम था, छगनलाल भाई पारीक। ये छगनलाल पारीक 80 रुपया उनको 7 महिलाओं को उधार उन्होंने दिए 1959 में। पर फिर भी ये रकम इतनी बड़ी नहीं थी जितना कि ये पौधा 80 रुपये का आज बड़ा बन गया। अब ये महिलाएं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, हाउस वाइफ्स हैं, और इनको कोई ज़्यादा प्रशिक्षण या शिक्षा, एजुकेशन भी कोई स्कूल कॉलेज से नहीं मिली है। क्या करेंगी, क्या व्यवसाय करेंगी? तो महिलाएं तो एक काम में प्रवीण होती हैं, अपने पापड़, बड़ी, अचार बनाने में। इन महिलाओं ने तय किया कि हम लोग पापड़ बनाना शुरू करेंगे। 80 रुपये की जमा पूंजी से उन्होंने दाल, बेसन जो भी खरीदा और इंतजाम करके पापड़ बनाना शुरू किया। पहले दिन 4 पैकेट पापड़ इनके बने, छत पर सुखाए गए, और वो 4 पैकेट पापड़ के बेचकर काम उनका धीरे धीरे शुरू हो गया। आज वो 7 महिलाओं का 80 रुपया के जमा पूंजी से शुरू किया गया व्यवसाय आज एक ब्रांड है। हम सब लोग जानते हैं, हमने भी वो पापड़ जरूर खाए होंगे। वो पापड़ हैं लिज्जत पापड़। एक ऐसा व्यवसाय जिसमें लगभग 50,000 महिलाएं रोजगार पा रही हैं, सम्मानजनक रोजगार पा रही हैं, और इसका एक्सपोर्ट कई सारे देशों को एक्सपोर्ट है, करोड़ों में। अभी 2008 में इसकी जो सालाना बिक्री थी वो 800 करोड़ की थी, और ये आंकड़े उतने महत्वपूर्ण नहीं। अभी 1600 करोड़ भी एक लेटेस्ट फिगर दिया था कि 1600 करोड़ एक साल की बिक्री। अब आप समझ लीजिए कि पापड़ बनाने वाली कंपनी इतनी बड़ी बना ली, और ये फैक्ट्री किसी एक जगह पर नहीं है। ये महिलाएं घर घर में पापड़ बनाती हैं, जिनमें रॉ मटेरियल से लेकर उनकी क्वालिटी कंट्रोल किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की तरह वो सब महिलाएं मिलकर करती हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें कोई भी पुरुष कर्मचारी नहीं है। अगर है भी तो वो पेरीफेरल जॉब के लिए, अकाउंट कीपिंग या सिक्योरिटी या अन्य पूरा काम, पूरा कारोबार महिलाएं संभालती हैं। यह है लिज्जत पापड़ की कहानी। आज लिज्जत पापड़ की कहानी, और 7 महिलाओं के नाम भी नेट पर मिल जाएंगे। एक नाम जसवंती बेन है, जो जसवंती बेन जो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, फिर एक दफ़े वो IIM की डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सदस्य के रूप में शामिल की गई थी। ये वो सफलता की कहानी उन महिलाओं ने लिखी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। हम सब टीवी देखते हैं। एक कहानी और मैं कहूँगा, MDH बड़े मशहूर हैं, ब्रांड है, बहुत विज्ञापन आते हैं, और वो उसके जो ऑनर हैं खुद विज्ञापन पर आते थे। अभी थोड़े दिन पहले उनकी डेथ हुई है। ये जो MDH के मालिक हैं, इनका नाम था महाशय धर्मपाल गुलाटी, और ये पाकिस्तान से आए थे। जब आए यहाँ पर शरणार्थी बनकर, अच्छा खासा इनका पारिवारिक व्यवसाय था मसालों का, सब छोड़ छाड़ कर आए, और आर्थिक रूप से बहुत कठिनाइयाँ उन्होंने
सहन की। एक बार तो तांगा, जो उनकी जमा पूंजी थी, उस जमा पूंजी से उन्होंने तांगा और घोड़ा खरीद कर तांगा भी चलाया, पर उनके दिल में कुछ करने की तमन्ना थी, इच्छा थी। और चूँकि वो मसाले से उनका एक पैतृक व्यवसाय भी था, पढ़े लिखे नहीं थे, 5वीं फेल थे। बहुत संघर्ष करने के बाद अंत में उन्होंने तांगा वगैरह बेचा और एक छोटा सा गुमटी नुमा खोखा कहीं स्थापित किया और अपना भी मसाले का व्यवसाय शुरू किया। आज ये महाशय धर्मपाल जी गुलाटी जी नहीं है, पर इनके द्वारा स्थापित किया गया व्यवसाय 100 से ज़्यादा देशों को एक्सपोर्ट करता है मसाले। 60 से भी ज़्यादा इनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं, और जिसमें 3 ब्रांड तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो चना मसाला, चाट मसाला और एक देगी मिर्च। ये है MDH ब्रांड, जिसका कि नाम था महाशय दी हट्टी, और इसी नाम से इनका अपना पाकिस्तान के एक शहर में छोटा सा व्यवसाय था। आज इतना बड़ा ब्रांड उनका स्थापित हो गया है। ऐसे तमाम उदाहरण हमारे आसपास मिल जाएंगे। अगर मैं इन उदाहरणों पर चर्चा करूंगा तो आप, ये हमारा चर्चा आज का पूरा दिन इस पर निकल जाएगा। पर अपना उद्देश्य एक शुरुआत में ये था कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं, वो भी अगर शुरुआत करते हैं तो उनका सफलता की कहानी कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और एक और जो अभी अभी मेरे मन में ये बात आई है, एक कहानी और नहीं कहूँगा तो हमारी बात अधूरी रह जाएगी। यह है धीरू भाई अंबानी जी की। धीरू भाई अंबानी जी कतर देश में किसी पेट्रोल पंप के यहाँ पेट्रोल भरते थे। हम लोग भी गाड़ियाँ चलाते हैं तो पेट्रोल भरवाते हैं पेट्रोल पंप पर। किसी एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते थे धीरू भाई अंबानी जी, और उनको वो 60 रुपये महीना की नौकरी पसंद नहीं आई। ये हमारे लाइफ टाइम की बात है, मैं कोई बहुत इतिहास की बात नहीं सुना रहा हूँ। उन्हें वो 60 रुपये महीने की बंदी बंधाई नौकरी वाली नौकरी पसंद नहीं आई और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़कर उन्होंने अपना छोटा सा व्यवसाय स्थापित किया। छोटे छोटे संघर्ष करते करते उन्होंने जब इस दुनिया से गए तो दूसरों के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने वाला वो व्यक्ति, वो उनका अपना रिलायंस रिफाइनरी, पेट्रोल रिफाइनरी, दुनिया की सबसे बड़ी पेट्रोलियम रिफाइनरी के मालिक थे। और उनके दोनों बेटे आज हम जानते हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, क्या नहीं है, ये वो विरासत में छोड़कर गए। एक नौकरी दूसरी नौकरी का सृजन नहीं कर सकती है, पर एक व्यवसाय, एक उद्यम दूसरों को नौकरी दे सकता है। न केवल नौकरी दे सकता है, पर सम्मानजनक नौकरी दे सकता है विरासत में। आज एक हेडमास्टर रिटायरमेंट होता है तो हेडमास्टर चाहे कि मैं अपना पद अपने बेटे को या अपने किसी और व्यक्ति को दे जाऊं तो नहीं दे पाएगा। हमारे यहाँ नौकरी पाने के लिए बड़े रिजिड रूल्स हैं, बड़ी मारामारी है, बड़ी कॉम्पिटिशन है, बड़ी प्रतिस्पर्धा है। पर एक व्यवसायी व्यक्ति, एक उद्यमी व्यक्ति विरासत के रूप में एक जमा जमाया विरासत छोड़कर जाता है अपने बच्चों को। जैसा कि हमारे अंबानी जी ने उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी को एक पूरी एम्पायर विरासत में छोड़कर गए, ये बात गारंटीड है। हमारे आसपास अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे लोग हमें उद्यमी मिलेंगे, और ये उद्यमी हमने देखते ही देखते स्वयं का उन्होंने काम स्टार्ट किया और आज अपने आप को काफ़ी स्थापित कर लिया। इनकी कहानी, इनकी ये व्यक्ति अपने आप में तजुर्बों की किताब है। इनकी सफलता की कहानी हम में से प्रत्येक को इंस्पायर कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। और मैं चाहूँगा इस तजुर्बों की खुली किताब को आप ज़रूर पढ़ें, इनसे मिलें, इनसे इनकी कहानी खुद से सुने उनके शब्दों में, और आप देखें कि कैसे उन्होंने आज अपने आप को स्थापित किया। नौकरी के चक्कर में नहीं पड़े या नौकरी करीबी तो छोड़कर अपना काम खुद का स्टार्ट किया। ऐसे ही कुछ लोगों की मैं आपको संक्षिप्त में कहानी बताता हूँ। एक हमारा छात्र है खेमराज नेगी, मकसूदनगढ़ हमने सुना है, गुना ज़िले में छोटी सी जगह है, और उसके फादर भी एक साधारण किसान है, कोई बैकग्राउंड नहीं है कि जो कोई व्यवसाय का उनको
अनुभव या सपोर्ट मिलता। वो छात्र हमारे यहाँ से इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा करके, भी बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, हार्डली 15 से 20 साल पुरानी बात है, डिप्लोमा करके निकला। शुरुआत में उसको जो नौकरियाँ मिली, थोड़ा शुरुआत में पैसा कम मिलता है और घर से दूर जाने में उसे जचा नहीं, तो अंत में उसने वहीं कुछ इलेक्ट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टरशिप किसी एमपीबी के रिटायर्ड इंजीनियर के मार्गदर्शन में शुरू की और जॉइंटली काम लिए, जिसमें ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस, कुछ ऑपरेशंस जो हमारे सब स्टेशंस के, इस तरह से काम शुरू किया उसने। धीरे धीरे करते हुए आज उसकी अपनी एक फैक्ट्री है जिसमें पावर ट्रांसफार्मर बनाता है, वो नाम है नेगी एंटरप्राइजेस। अपने ही गांव में, अपने ही घर में उसने वो फैक्ट्री लगाई है। और छोटे ट्रांसफार्मर नहीं, पावर ट्रांसफार्मर, जो बड़े ट्रांसफार्मर किसानों के और इसमें रहते हैं। और आज कितने ही बच्चों को वो रोजगार दे रहा है। टर्नओवर उसका आप समझ सकते हैं 50 करोड़ रुपए का कम से कम उसका टर्नओवर सालाना होगा, और आप समझ लीजिए कि कितना उसका मुनाफा होगा। ऐसे एक हमारे मित्र हैं रणजीत सिंह संधू, हम लोग लायंस क्लब में काफ़ी साथ रहे, उन्होंने भी फैब्रिकेशन का काम अपने से शुरू किया। आज दशमेश इंजीनियरिंग, ये उनकी यहाँ पर विदिशा रोड पर बहुत अच्छी इनकी एक अपना वर्कशॉप है, बहुत शानदार इनका काम है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स के बारे में, और काफ़ी उन्होंने प्रगति की है। एक और हमारे मित्र दूसरे शिरीष खेर, अभय खेर, ये तो पूरी एंटरप्रेन्योर फैमिली है। इनके महाराजा इंजीनियर्स, महाराजा कंप्यूटर्स, और अभय खेर जी तो बहुत प्रोग्रेसिव किसान हैं। जैविक खेती के रूप में इनके प्रयोग और जैविक जो फर्टिलाइजर, ये कीटनाशक, इस तरह का वो बहुत उन्होंने काम किया है और कई उनको तरह के सम्मान मिले हैं। तो इनको भी हम एक बहुत अच्छा उदाहरण के रूप में, सफल उद्यमी के रूप में देखते हैं। ऐसे ही एक और हमारा छात्र जिसको एक बहुत अच्छी नौकरी कॉलेज से डिप्लोमा करते ही हासिल हो गई थी, MRF टायर्स में सर्विस इंजीनियर के रूप में। शुरुआत में 25,000 रुपये पर मंथ की उसकी नौकरी थी। खूब 2 साल में उसने काफ़ी ट्रेवल की, 2 स्टेट का उसके पास प्रभार था। और ये अगर आपने देखा होगा, व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट का जो काम होता है उसका वो एक्सपर्ट, कुछ ट्रेनिंग उसने लोकल यहीं पर MRF शोरूम में ली थी, तो वो उसका एक्सपर्ट था। और उन मशीनों की जहाँ जहाँ MRF का इंस्टॉलेशन है उसका मेंटेनेंस और सर्विस देखता था। 2 साल उसने वो ट्रेवलिंग का, सर्विस का काम करने के बाद उसको पसंद नहीं आया, उस जॉब छोड़ दी उसने। अभी वही व्यक्ति अशोकनगर गुना रोड पर कोर्ट के सामने उसका गिरिराज व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग सेंटर के नाम में उसने खुद का स्वयं का व्यवसाय स्थापित किया है। और एक 2-3 महीने के अंदर जितना उसे इनकम या सैलरी MRF कंपनी से मिल रही थी, उससे ज़्यादा की स्थिति में आ गया बहुत जल्दी से, और बहुत संतुष्ट है। जो भी उसने फाइनेंस कराया है बैंक से, वो बहुत जल्दी उसकी किस्तें चुकाकर वो पूरी मशीनों का और उसका पूरा मालिक बन जाएगा। और ऐसी सफलता की कहानी उसने लिखी। ऐसे ही हमारे अशोकनगर में एक और हमारे मित्र सतीश चौरसिया जी हैं, बालाजी कंप्यूटर्स के नाम पे इनका बहुत अच्छा व्यवसाय है। तो कहने का मतलब ये है कि ये और ऐसे तमाम लोग, अगर आप थोड़ा आसपास ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, तो आपको तमाम लोग ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आज देखते ही देखते अपने आप को उद्यमी के रूप में स्थापित कर लिया है और किसी और को नौकरी मांगने नहीं गए। पर आज हम उनकी वजह से कई लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार पा रहे हैं। हम में से हर व्यक्ति इसी तरह की सफलता की कहानी लिख सकता है, अपने भविष्य की इबारत खुद लिख सकते हैं। खुद का उद्यम स्थापित करना उतना ही आसान है जितना कि साइकिल चलाना सीखना या स्विमिंग सीखना। हम सब जानते हैं साइकिल चलाने में खूब गिरते हैं, फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, घुटने भी चलते हैं, पर मैंने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो कह देगा मैं साइकिल चलाना नहीं आता या मुझे स्विमिंग नहीं आती। या इसी प्रकार से अगर हम थोड़ा सा भी प्रयास करें और अगर ये निश्चित कर लें कि हमें नौकरी के पीछे नहीं भागना है और हमें अपना खुद का मालिक बनना है। आज जितने भी हमारे यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं
वो सब नौकर बनाने के कार्यक्रम चला रहे हैं, नौकर बना रहे हैं। किसी भी पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट में, प्राइवेट में नौकरी पाना ही हमारा एक मात्र ड्रीम हो गया है। पर उद्यमिता और स्वरोजगार की जो ट्रेनिंग है, वो जो कार्यक्रम है, वो आपको मालिक बनाने का कार्यक्रम है। पर पता नहीं क्यों हमारा ध्यान इसकी तरफ ज़्यादा जाता नहीं है। मैं एक बहुत अच्छा कोट मुझे याद आ रहा है, मैंने अपने फेसबुक पेज में भी लिखा हुआ है, मर्फीज़ लॉ। मर्फी एक इंग्लैंड में प्रधानमंत्री हुए हैं और वो वहाँ पर कुछ उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में अपनी बात कहते थे। ये ज़रा आप सब लोग नोट करें, सारे विद्यार्थी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सफलता किस्मत से मिलती है, आधी बात हुई है। सफलता किस्मत से मिलती है, किसी भी नाकाम इंसान से पूछ लीजिए। कैसी लगी बात? सफलता किस्मत से मिलती है, किसी भी नाकाम इंसान से पूछ लीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी असफल व्यक्ति हैं वो नकारात्मकता फैलाते हैं, वो लोगों को प्रयास करने के पहले ही असफल घोषित कर देते हैं। हम किसको अपना रोल मॉडल बनाते हैं, किन से प्रेरणा लेते हैं, कौन हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत है, यह तय करेगा कि हमारा भविष्य कैसा बनेगा। आप भी अपनी ऐसे लोगों से आप एसोसिएशन बनाएं, ऐसे लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने अपनी सफलता की कहानी लिखी है, सफल हैं। ऐसे लोग कभी बहाने करते नहीं मिलेंगे आपको, और ये लोग निश्चित रूप से समाज का काफ़ी अच्छा भला कर रहे हैं। अब नौकरियां कहाँ हैं? एक मेरा आप सब लोगों को एक सवाल है, कहाँ नौकरियां? सबको नौकरियां चाहिए। जैसे ही बच्चा पढ़ने स्कूल में जाता है या थोड़ा सा होश संभालता है, हमारे यहाँ उसको एक ही बात सिखाई जाती है, पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करना, इंजीनियर बन जाना, डॉक्टर बन जाना। और जैसे ही हम स्कूल कॉलेज जाना शुरू करते हैं और जैसे ही हमारी उम्र नौकरी करने के लायक होती है, सबसे पहला काम हम आवेदन करना शुरू करते हैं नौकरी के लिए। अब नौकरियों के बारे में जो हकीकत है उससे भी हम रूबरू हों। किसी समय सरकार सबसे बड़ी एम्प्लॉयर होती थी, आज भी है बहुत बड़ी एम्प्लॉयर, पर अब शासन ने पॉलिसी बदल ली है। अब ज़्यादा लोगों को उसको नौकरी देने में कोई रुचि नहीं है। आप बात करेंगे तो कई सारे डिपार्टमेंट में बहुत सारी पोस्ट या तो ख़त्म कर दी गई हैं या खाली पड़ी हुई हैं। और अगर आप हम जैसे लोगों से पूछेंगे तो हम बताएंगे कोई भी कब से नए भर्तियां हुई नहीं हैं। और अगर भर्ती हो भी रही हैं तो आजकल जो शब्द आजकल कॉमन हो गए हैं, इन शब्दों को मैं दोहराता हूँ, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयमेंट, एडॉक एम्प्लॉयमेंट, ऑफ रोल एम्प्लॉयमेंट, ये बड़ी कॉमन हो गई है। मतलब अब शासन में जो नौकरी का एक आकर्षण था वो आकर्षण ख़त्म हो गया है। 2005 के बाद से जिन लोगों ने शासन में नौकरियां ज्वाइन की हैं उनके लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का जगह स्थान एक न्यू पेंशन स्कीम ने ले लिया गया है। जो इस स्कीम में आपकी पेंशन की राशि आपके कुल जमा फंड में आपकी जो जमा राशि है उसके अनुसार निर्धारित होगी। अभी तक आपकी पेंशन की राशि आपके अंतिम माह का जो वेतन होता था वो साल का औसत वेतन के आधार पर तय होती थी। यानी लोग कई लोग ऐसे पेंशनर्स हैं जो कहेंगे हमने जितनी वेतन नहीं प्राप्त किया उससे ज़्यादा हमारी पेंशन मिल रही है हमें। पर यह कहानी अब पुरानी हो गई। अब लोगों की पेंशन उतनी मिलेगी जितने उनके कटौतरा और शासन के अनुदान के द्वारा जो कुल जमा रकम होगी उसी के अनुसार तय होगी। ये बहुत बड़ी एक हमारी आकर्षण सरकारी नौकरी का ख़त्म हो गया और धीरे धीरे नौकरियां ही कम होती जा रही हैं। अब पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट MNC जो बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ भी अब नौकरी का पैटर्न बदल रहा है। तमाम छात्र हमारे अच्छे अच्छे संस्थान से डिग्री और परीक्षा पास करके पाठ्यक्रम करके जब जाते हैं तो वहाँ एक नया पैटर्न शुरू हो रहा है। वहाँ ऑन रोल एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हैं, वो भी अपने यहाँ कर्मचारियों की संख्या को सीमित कर रहे हैं। और
ट्रेनिंग में लेते हैं लोगों को, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, एक नीम करके स्कीम है, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एनहांसमेंट मिशन समथिंग। इसमें क्या होता है, लोगों को एक निर्धारित पीरियड पर ट्रेनिंग में रखते हैं और ट्रेनिंग के बाद उनको गुड बाय कर देते हैं और इनसे काम भी करीब करीब नियमित कर्मचारी के बराबर ले लेते हैं। मतलब कोई गारंटी नहीं है कि आपको वो नियमित रूप से वहाँ रखा जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा जोखिम हो गया नौकरियों वालों के लिए। अब और देखें, अभी कुछ समय से हमारे यहाँ पर एक आर्थिक बदलाव हो रहा है। अगर मैं उसको, कुछ लोग रिसेशन भी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं मंदी चल रही है। अब ये शब्द इकोनॉमिक्स के हैं और थोड़े से टेक्निकल हैं, अलग अलग तरह से उसका इंटरप्रिटेशन होगा, पर ये सब जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े उद्योग, बड़े बड़े सेक्टर्स आज बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। अभी बहुत रिसेंटली BSNL जैसा बड़ा डिपार्टमेंट में काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पर लोगों को वॉलंटियरी रिटायरमेंट, कहने को तो वॉलंटियरी रिटायरमेंट है, वास्तव में वो एक प्रकार से फोर्स्ड रिटायरमेंट है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से रिटायर नहीं होता है, उनको जबरन एक तरह से रिटायर कर दिया गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो मंदी चल रही है उसके चलते चलते उससे जो जुड़े हुए और तमाम एंसिलरी उद्योग थे जो उनको पार्ट्स, स्पेयर पार्ट्स बनाकर सप्लाई करते हैं, उनकी हालत भी अच्छी नहीं है। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रीज ऑफ इंडस्ट्री बोलते हैं ऑटोमोबाइल सेक्टर को, उसकी हालत अच्छी नहीं है। तो मतलब लोगों के जॉब्स बहुत हद तक कर्टेल हुए हैं और कई सारे कॉन्ट्रेक्चुअल जो जॉब्स हैं वो तो ख़त्म हो ही गए, साथ में नए रिक्रूटमेंट की भी अभी उनकी प्लानिंग बहुत सकारात्मक नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं टेलीकॉम सेक्टर बहुत बड़ा एम्प्लॉयर था, अभी वहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। पावर, एविएशन, कई सारे पब्लिक सेक्टर, ये सब आज इस स्थिति में है, इनमें अभी रोज़गार की संभावनाएं काफ़ी मामूली बची हैं। और थोड़ी बहुत जो हमारी समस्या में और घी डालने का काम, उसको बढ़ाने का काम हमारे अभी ये कोविड-19 ने कर दिया है। इसके कारण कोविड-19 या कोरोना की जो समस्या है, वर्ल्ड वाइड समस्या है, वैश्विक समस्या है, और इसके साथ एक और प्रभाव पड़ने वाला है। वो प्रभाव ये पड़ने वाला है कि किसी ज़माने में हमारे यहाँ का जो बेस्ट टैलेंट था वो यहाँ से पढ़ लिख कर अमेरिका और बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाता था, सऊदी में जाता था, दुबई जाता था, और जिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी बहुत विकसित है वहाँ जाकर उनके विकास में योगदान कर रहा था। अभी ये सब देश भी कोरोना के प्रभाव से वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। और अब ये जो ब्रेन ड्रेन हमारे यहाँ से इन विकसित देशों को हो रहा था, अब ये रिवर्स होने वाला है। अभी हमारा देश में ये लोग जब वापस लौट कर आएंगे, रिवर्स ब्रेन ड्रेन होगा, तो ये लोग जो हमारे यहाँ पहले से ही एम्प्लॉयमेंट मार्केट में काफ़ी स्टफ कंपटीशन है, इस कंपटीशन को और ज़्यादा मुश्किल बना देने वाले हैं। कि ये लोग वहाँ से जॉब छोड़कर आएंगे, निश्चित रूप यहाँ के जॉब ये लोग पाना चाहेंगे, तो ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन से हमारे एम्प्लॉयमेंट मार्केट को और ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। अब एक संभावना जो देखी जा रही है वो ये है कि अभी चाइना से बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, कई सारे देश, कई सारी कंपनियां वहाँ से वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इधर शिफ्ट करेंगे। हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती थी अब इंडिया में बनने लगेगी। और ऐसी हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नारा भी दिया था, मेक इन इंडिया। पर यहाँ भी एक जोखिम है, जिस तरह की स्किल्स अभी नॉर्मल इंडस्ट्री में लग रही थी, जिस तरह के जॉब सामान्यतः लोगों को उपलब्ध हो रहे थे, अब ये जॉब्स रिडंडेंट हो जाने वाले हैं, क्योंकि अब इनका स्थान लेने वाले हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल रियलिटी। ये ऐसी टेक्निक और टेक्नोलॉजी हैं जो हमारे ट्रेडिशनल जॉब्स को, ट्रेडिशनल स्किल्स को इनकी ज़रूरत नहीं है, और इनको जिस टेक्नोलॉजी की, जिस स्किल की ज़रूरत है वो हमारे नॉर्मल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो एक मैसेज बहुत क्लियर है, अब नए जॉब में अगर आपको आना है
जो अवसर का लाभ उठाना है तो आपको अपने आप को न्यू स्किल्स में अपडेट करना पड़ेगा। केवल कॉलेज की डिग्री अब आपको जॉब दिलाने में पर्याप्त होने वाली नहीं है। जॉब मिलेंगे पर उन्हीं को मिलेंगे जो इस टेक्नोलॉजी के मुताबिक अपने आप को उसमें दक्ष होंगे, सक्षम होंगे। अभी आने वाला समय सीएनजी व्हीकल का है, इलेक्ट्रिक व्हीकल का है। 2030 तक जितने भी हमारे कॉमर्शियल व्हीकल हैं सड़क पर चलने वाले, चाहे 2 व्हीलर हों चाहे 4 व्हीलर्स हों, ये सारे व्हीकल अब इलेक्ट्रिक में बदलने वाले हैं और बहुत तेज़ी से इसमें काम चल रहा है। कई सारी कंपनियों ने टेक्नोलॉजी लिया है। पर्यावरण हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। अभी हमने देखा कि ऑटोमोबाइल के जो गाड़ियाँ थी जिनका कि भारत स्टैंडर्ड 4 के मुताबिक उनका पॉल्यूशन का स्टैंडर्ड होता था, उसको रिप्लेस करके अभी BS6 स्टैंडर्ड के वाहन को केवल ले रहे हैं। तो ये सब इतनी चुनौतियाँ, जब कंपनी को चुनौतियाँ, निश्चित है वो हमारे एम्प्लॉय को भी चुनौती बनने वाली है। एक एनवायरनमेंट बहुत बड़ा फैक्टर बनने वाला है जो इंडस्ट्रीज़ को भी चैलेंज है, और वो सब हमारी जॉब एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को, सिनेरियो को भी बदल देगा। ग्रीन टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सोलर पावर, विंड पावर, ये सब वो टेक्नोलॉजी है जिनमें अभी भविष्य बनने वाला है। और जो छात्र अभी जॉब में प्रवेश करने की सोच रहे हैं उनको इसमें इस नए चेंज के हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि अब जॉब वहीं मिलेंगे जहाँ पर जॉब होंगे और जिस स्किल की ज़रूरत होगी। अब हमारा चर्चा का जो तीसरा पड़ाव है वो है नौकरी बनाम स्वरोजगार। मैंने शुरुआत तो कहानियों से इसीलिए करी कि अभी लोगों को स्वरोजगार को लेकर बहुत ज़्यादा स्पष्ट आइडिया नहीं है, एक पिक्चर नहीं बनती है। पर जब हम MDH की बात करते हैं, जब हम लिज्जत पापड़ की बात करते हैं, जब हम निरमा की कहानी की बात करते हैं, जब हम और भी अनेकों तरह के जो लोगों ने अपने अपने ब्रांड स्थापित किए इनकी बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में, जहन में उस व्यक्ति की तस्वीर आ जाती है जिन्होंने उस उद्यम को खड़ा किया और आज काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गए। चलो अब हम चर्चा करते हैं नौकरी बनाम स्वरोजगार। नौकरी मिलती है, हर नौकरी के लिए कुछ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है और आयु की भी सीमा होती है। न्यूनतम आयु इतनी, अधिकतम आयु इतनी। वैकेंसी पहले से तय होती है, उस वैकेंसी की संख्या से ज़्यादा लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती। अब हम बात करते हैं स्वरोजगार की अथवा उद्यम की। यहाँ पर कोई शैक्षणिक योग्यता का कोई मापदंड, कोई पैमाना, कोई न्यूनतम, कोई आवश्यकता नहीं है। जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका भी स्वागत है, जो 5वीं फेल थे उनने भी अपनी बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली। जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं थी, उम्र में भी उम्र दराज थी, उन लोगों को भी कोई समस्या नहीं आई। और इसमें किसी प्रकार की कोई सीमा, कोई बंधन नहीं है, ना उम्र का, ना शैक्षणिक योग्यता का, ना वैकेंसी की लिमिट है। सबका स्वागत है, जितने लोग आना चाहें सबका वेलकम है। पे नौकरी में निर्धारित होती है, पद के हिसाब से निर्धारित होती है, आपकी योग्यता से तय नहीं होती है। उस पद का वेतनमान पहले से निर्धारित होता है, उतना ही वेतनमान मिलेगा। अगर आपने ग्रेजुएशन करके अगर आप क्लर्क बन गए तो क्लर्क का वेतनमान मिल जाएगा, आप किसी अधिकारी में सिलेक्शन होगा तो अधिकारी का वेतनमान मिल जाएगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी योग्यता या दूसरी बातें क्या थी। यहाँ पर पे उद्यमी व्यक्ति की कोई निर्धारित नहीं होती है, वो अपना वेतन का चेक राशि खुद भर सकता है, जितनी मेहनत करेगा उतना वेतन वो ले सकता है। तमाम उद्यमी ऐसे हैं जिनकी वेतन हम देखते हैं 1 मिनट का इतना, 1 दिन की वेतन इतनी है, और वो अपने आप में एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है। वर्क प्लेस, कई सारे लोगों को नौकरी इसलिए सूटेबल नहीं होती है कि उनको पोस्टिंग मिलती है तो घर से बहुत दूर मिलती है, ऐसी जगह में मिलती है जो उनको बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं लगती है। तो और वो नौकरी में फिर उनको लगता है हम तो घर के पास आ जाएं, और उनकी जद्दोजहद वो ट्रांसफ़र को लेकर शुरू हो जाती है, और वो इतने भाग्यशाली नहीं होते हैं कि उनको मनवांछित वर्क प्लेस लोकेशन मिले। पर यहाँ पर
जो भी उद्यमी व्यक्ति है, जो भी व्यक्ति स्वरोजगार स्थापित करना चाहता है, वो खुद अपनी मर्जी की जगह में, अपने घर में, अपने लोकल प्लेस में रहकर अपना काम शुरू कर सकता है, स्थापित कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ी अवसर है उद्यमी व्यक्ति के लिए। जैसा मैंने बताया, वर्किंग आवर्स कोई तय नहीं है, नौकरी में ज़रूर तय होते हैं। प्राइवेट में जाता हूँ तो 8 से 5 या 9 से 5 फिक्स हैं, जबकि उद्यमी व्यक्ति के वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जब ज़्यादा मेहनत करता है तो उसमें उसका लाभ भी ज़्यादा होता है। तो एक उद्यमी व्यक्ति नौकरी वाले व्यक्ति की अपेक्षा उसके वर्किंग आवर्स ज़्यादा होते हैं, और कई बार 5 to 9 होते हैं, जबकि वर्किंग आवर्स नौकरी में 9 to 5। यहाँ पर 5 to 9 के लिए आपको कई बार तैयार रहना पड़ेगा। ट्रांसफ़र प्रमोशन आपकी अपनी मर्जी पर निर्भर नहीं होते हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है वो तय करता है प्रमोशन होगा, उसके लिए पॉलिसी बनी हुई है। कई सारे शासकीय कर्मचारी अधिकारी वो प्रमोशन के लिए देखते रहते हैं, बगैर मिले ही रिटायरमेंट होते जा रहे हैं, तमाम तरह के नियम उसमें बाधा बन रहे हैं। जबकि यहाँ पर एक उद्यमी व्यक्ति को किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। वो जितना डाइवर्सिफाई करना चाहे, जितना ग्रो करना चाहे, जितना डेवलप करना चाहे, उसकी असीमित संभावना है। लोग छोटी से स्टार्ट करके आज कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं बहुत सीमित समय में। तो ये भी आपके, इसमें कोई सीमा नहीं है। जबकि एक व्यक्ति को 1 साल बाद क्या मिलेगा, कितने प्रमोशन मिलेंगे, तो कहाँ पहुँचेगा, वो सब बातें हम एस्टीमेट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पर संभावनाएं असीमित हैं। व्यक्ति एक उद्यम लगाकर कहीं से भी कहीं तक पहुँच सकता है। जैसे मैंने जिन लोगों के उदाहरण दिए, वो अपने लाइफ टाइम में ही उन्होंने इतना ग्रो कर लिया कि एक नौकरी वाला व्यक्ति तो कभी भी पा नहीं सकता है। अब सरकारी नौकरी या कोई सी भी नौकरी में एक चीज़ और निहित रहती है, आपकी रिटायरमेंट की डेट। वो अक्सर आपकी उम्र से तय होती है। जब आप सेवा में आते हैं तो आपकी अर्धवार्षिकी आयु बोलते हैं, रिटायरमेंट एज, वो तय हो जाती है। उम्र में जोड़कर आप गिन लीजिए कि कौन सी तारीख को आपका रिटायरमेंट होगा। कोई भी शासकीय सेवा या नौकरी वाला झट से बता देगा, साहब मेरी रिटायरमेंट इस तारीख को होने वाली है। एक उद्यमी व्यक्ति रिटायर होता है क्या? नहीं। जब तक काम करना चाहे, 80 साल, 85 साल, 90 साल, वो अपने अनुभव का लाभ ले सकता है और लगातार काम करता है और अपना उसका योगदान चल सकता है। और वही बात, रिटायरमेंट के बाद क्या अपनी नौकरी अपने बच्चों को या किसी और को ट्रांसफ़र हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। पर ये उद्यमी व्यक्ति जब रिटायर होता है, जब नौकरी छोड़ता है, तो वो नौकरियाँ, वो उसका जो काम, उसकी व्यवसाय विरासत में किसको मिलती है? उसके परिवार में, उसके घर के लोगों को। अब देख लीजिए, नौकरी वर्सेस स्वरोजगार या उद्यमी। तो मुझे लगता है कि अब कुछ लोग तो हमारे सीरियसली सोचेंगे कि हम उद्यमिता के बारे में सोचें, और इसके लिए सरकार ने भी बहुत कोशिश की है कि हम अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को उद्यमिता और स्वरोजगार को पाठ्यक्रम के साथ शिक्षा में शामिल करें। और एक उद्यमिता विकास या उद्यमिता के नाम से सब्जेक्ट हमारे इंजीनियरिंग में भी चल रहा है। 95 से भी शुरुआत में उन्होंने इसको शामिल किया था, और मुझे इस बात का काफ़ी गौरव है कि इस टॉपिक को, मैं सब्जेक्ट को काफ़ी दिनों तक पढ़ाता रहा। हमारे अपने कॉलेज में कैरियर गाइडेंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेल स्थापित किया था, उसको भी मैं देखता रहा हूँ, और साथ में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट का काम भी देखता रहा हूँ। तो मैं दोनों को तुलनात्मक रूप से और अच्छे से जानता हूँ। और अभी महाविद्यालय में भी उद्यमिता को पाठ्यक्रम में शामिल किया एक पेपर के रूप में, पर उसकी जो एक भावना है वो अभी स्पिरिट लोगों तक नहीं पहुंच रही है। लोगों ने सोचा एक सब्जेक्ट और बढ़ गया, एक परीक्षा पास और करना पड़ेगी पेपर में। ये उद्यमिता का विषय कॉलेज की परीक्षा पास करने का विषय नहीं है, ये तो जिंदगी की परीक्षा पास करने का विषय है, अपनाने का विषय है। पेपर पढ़कर पास हो जाता है, परीक्षा में कॉपी में लिखकर पास हो जाता है। अगर हमने इसको इतना ही मूल्यांकन किया तो ये मूल्यांकन हमारा इस विषय के साथ न्याय संगत नहीं है, हम इसके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे। हमारे देश के बारे में एक बार किसी विदेशी ने कहा था, इंडिया इज़ ए रिच कंट्री इनहेबिटेटेड बाय पुअर पीपल।
हमारा भारत देश एक समृद्ध राष्ट्र है जहाँ पर गरीब लोग निवास करते हैं। ये अमीर और गरीब का जो अंतर है, ये जो विकसित और अविकसित का अंतर है, ये जो डिवाइडिंग लाइन है, ये जो डिवाइड है, वो है लोगों की एंटरप्राइजिंग एबिलिटी पर, उद्यमिता के ऊपर। अगर हमारे लोग उद्यमी बनेंगे तो हमारा देश भी विकसित होगा, हमारे देश से रोजगार और गरीबी की जो समस्या है उसका भी उन्मूलन होगा। और ये सब्जेक्ट तो हमारे सामाजिक सरोकार का विषय है। दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं, अफ्रीकी देश हैं, जहाँ पर ऐसे ऐसे रिच मिनरल्स हैं, गोल्ड की माइंस हैं, डायमंड की माइंस हैं, और ऐसे ऐसे दुर्लभ मिनरल्स, उनकी खाने माइंस मिनरल्स वहाँ मिलते हैं, माइंस हैं वहाँ। और ये देश के सबसे गरीब देश जो दुनिया के, वो भी यहीं पर हैं। वो इसके प्रतिकूल ऐसे देश भी हैं जिनको प्रकृति ने सबसे प्रतिकूल परिस्थितियाँ दी हैं, सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियाँ दी हैं, जैसे इजराइल। और वहाँ पर भी वहाँ के लोग अपनी एंटरप्राइजिंग क्वालिटी के कारण, एबिलिटीज़ की वजह से आज वो एक डेवलप्ड कंट्रीज, रिच कंट्री में शामिल है। तो क्लियर कट आपके पास लोकल में क्या संसाधन है उससे आप रिच नहीं बन सकते, कितनी ज़मीन है उस बात से रिच नहीं बन सकते आपके पास। पर अगर आपको रिच बनना है, अगर आपको देश को डेवलप्ड कंट्री बनाना है, तो हमें ज़रूरत होगी एंटरप्राइजिंग पीपल की, इस उद्यमिता की, जिसकी की चर्चा आज हम इस वार्ता के दौरान कर रहे हैं। तो एक हमारी जिम्मेदारी भी है कि इसे हम डेवलप करें, लोगों में चर्चा करें, बताएं। और फिर इतना सब संभावना है, फिर क्यों लोग उद्यमी नहीं बनना चाहते? एक सवाल ये भी है। सब कुछ बहुत अच्छा है तो लोग कहेंगे भाई फिर क्यों नहीं बनना चाहते हैं, लोग बने ना। उसके साथ हमारी समस्या हमारे मनोविज्ञान की, हमें बचपन से जो वातावरण मिला है, हमारी जो ब्रिंगिंग अप है, जो बचपन है, हमें हिंदुस्तान की हमारी जो सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा है, हमें ओवर प्रोटेक्शन मिला है, ओवर प्रोटेक्टिव वातावरण मिला है। हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। हमारी इस कल्चर के कारण रिस्क ना लेने की वजह से हमारे मूल्य प्रणाली ऐसी है कि नौकरी को हम प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि कई समाज में, कई कम्युनिटीज़ में लोग नौकरी को उतना प्रेफर नहीं करते हैं। वहाँ पर खुद अपना व्यवसाय स्थापित करने में ही उनका ज़्यादा विश्वास रहता है। वो कम्युनिटी आज आप देखिए, इस एंटरप्राइजिंग एबिलिटी के कारण उनका अपना स्थान है, चाहे वो मारवाड़ी कम्युनिटी हो, चाहे वो हमारे सिख भाई हों, चाहे वो हमारी सिंधी कम्युनिटी हो, चाहे हमारे और भी ऐसी कई सारी कम्युनिटीज़ हैं जिन कम्युनिटीज़ में सामाजिक मूल्य व्यापार को है, व्यवसाय को है, वो नौकरियों को प्राथमिकता नहीं देते हैं। अगर हमें अपनी सोच बदलें तो हमारे यहाँ से भी उद्यमियों की संख्या बढ़ेगी और हमारे यहाँ भी सोसाइटी में चेंज बनेगा। इसके लिए ज़रूरी होगा कि फिर वही बात कि हम एक मन में इच्छा बनाएं कि हमें उद्यमी बनना है, खुद का व्यवसाय स्थापित करना है। इसके लिए थोड़ा व्यवस्थित और जागरूक होकर प्रयास करने पड़ेंगे। हमें थोड़ा सा आसपास का मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। और व्यवसाय का नियम है, मुनाफा वो कमाता है जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट करता है या तो पैसा या समय या दोनों। आप जब मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे, बिजनेस आइडियाज़ मिलेंगे। आप अपने चुने हुए रोल मॉडल से, अपने क्षेत्र के लोगों से संपर्क करेंगे तो आपको वो जिसे हम बोलते हैं बिजनेस पोटेंशियल, वो आपको पता लगेगा। और एक बात और बताऊं, जब हम दूसरे लोग जहां समस्या की शिकायत करते हैं, लोगों की प्रॉब्लम एक एंटरप्रेन्योर व्यक्ति के लिए बिजनेस पोटेंशियल बन जाता है, अवसर बन जाता है। बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी अशोकनगर में, मैं तो अशोकनगर में काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ, हमारे अशोकनगर में टिफ़िन सेंटर की कल्चर नहीं थी, कोई जानता नहीं था। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में तो लोग टिफ़िन सेंटर खूब चल रहे थे, पर किसी एंटरप्रेन्योर ने सोचा होगा कि भाई इतने सारे लोग जो सिंगल हैं, जो नौकरी करते हैं, बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, इनको गर्म खाना अगर टिफ़िन में भेज दिया जाए तो मांग है। और लोगों ने टिफ़िन सेंटर स्टार्ट किए। टिफ़िन सेंटर स्टार्ट किए तो शुरुआत में 2-4 शुरू होंगे। आज मुझे लगता है कि बहुत सारे टिफ़िन सेंटर बड़े सफलतापूर्वक चल रहे हैं।
इसका मतलब है लोगों की समस्या, उसका समाधान मिलता है आपको। ये बिजनेस के लिए एक पोटेंशियल अवसर होता है। और पुरानी कहानी में एक बार और दोहराना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे कॉलेज में, तो जबलपुर की बात है, उस समय लैंडलाइन फ़ोन अपने आप में एक लग्जरी होते थे, मतलब बड़ी सिफारिश से मिलते थे, और टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी। बिजली का बिल भरना है तो आपको लाइन में लगना पड़ेगा, स्कूल की फ़ीस भरनी पड़ेगी तो बच्चों के स्कूल तक जाना पड़ेगा और आपको वहीं जमा करना पड़ेगा। रेलवे रिजर्वेशन, बुकिंग सब लाइन में लगकर काम होते थे। उस समय ये टेक्नोलॉजी का उतना प्रयोग नहीं हुआ था। ये सन 75 उसके आसपास की बात है। जबलपुर में कुछ छात्र थे, उन छात्रों ने एक ऐसे ही व्यवसाय आरंभ किया, उसका नाम गगन सुविधा, थोड़ी देर के लिए इसको ही मान लेते, गगन सुविधा के नाम से उन्होंने काम शुरू किया। विजिटिंग कार्ड छपवाए, उनके पास अपना फ़ोन नहीं था निजी, तो एक पीपी नंबर दे दिया उन्होंने। और काम क्या था, उनको लोग अपने यहाँ कॉल करके बताते थे कि हमारे बच्चों के स्कूल की फ़ीस जमा होनी है, बिजली का बिल जमा होना है, या टेलीफोन का बिल जमा होना है, या रेलवे के टिकट की बुकिंग है, या हमारा बिजली का लाइन ख़राब हो गई है, प्लम्बर की ज़रूरत है जो आके हमारे यहाँ लाइन ठीक कर दे। और ये व्यक्ति, ये जो लोग थे, वो उनको उस सुविधा का कुछ शुल्क लेकर, कुछ 2 रुपये या 5 रुपये, और किसी को करते भी नहीं थे, क्योंकि आप एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाना और लाइन में लगना अफोर्ड करना बहुतों के बस की बात नहीं होती है। और उनका ये काम बहुत सफलतापूर्वक चल निकला। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने असिस्टेंट रख दिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये तो आपको सेंस करना पड़ेगा कि क्या, कहाँ जाएं, कौन सा काम शुरू करें। और ये आइडिया आप जितना सटीक आकलन करेंगे, जितना अनुमान लगाएंगे, उतना ही आपको ग्रोथ और भविष्य का अवसर बनेगा। और ये तो शुरुआत होती है, आप वहीं नहीं रुक जाएंगे, आपका सफ़र बहुत ऊपर, बहुत आगे तक जाएगा। ज़रूरत शुरुआत करने की है। एक और हम लोग जब उद्यमिता विषय को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो ये बात आती है कि हम बिजनेस अपॉर्चुनिटी का थोड़ा सा एक आकलन करना चाहिए, और उसके अनुसार हम अपना स्वयं का आकलन करें और फिर चुने हुए क्षेत्र में धीरे से आगे बढ़ें। शुरुआत छोटे से करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता के अनुसार रिस्क लेना भी बढ़ता जाएगा। तो इसके लिए फिर वही बात है, इसे बोलते हैं SWOT एनालिसिस, SWOT, स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस। ये हमारे अपने सेल्फ में नींस रहती है। हम अपना खुद का मूल्यांकन करें, देखें कि हमारी पर्सनालिटी के मूल्य क्या हैं, किस चीज़ से प्रभावित है, मोटिवेशन फैक्टर क्या है हमारे लिए, हमारी अपनी स्किल्स क्या हैं। कुछ छात्र जो टेक्निकल योग्यता लिए रहते हैं, वो टेक्निकल स्किल में काफ़ी दक्ष होते हैं, किंतु वो बिजनेस स्किल में थोड़ा कमज़ोर होते हैं। तो ये हमारे लिए एक कमज़ोरी होती है। तो कम से कम उसके अकाउंट्स के बारे में इतना ज्ञान होना चाहिए कि हम खुद से उसको प्रॉफिट बैलेंस शीट और सब ये अध्ययन कर सकें, देख सकें। प्लस हमारा एक्सपीरियंस अगर कुछ है, तो जैसे हमारे यहाँ कुछ बच्चों ने अगर उस लाइन का एक्सपीरियंस किया, वो इलेक्ट्रिकल का बच्चा था, उसने इलेक्ट्रिकल के कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद अपना काम शुरू किया, तो निश्चित है उसकी सफलता की संभावना बढ़ गई। वो दूसरा छात्र जो MRF कंपनी में रहकर उसने इस पर्टिकुलर क्षेत्र में मशीनों को सर्विसिंग का काम किया था, आज उसने खुद का सर्विस सेंटर डाला है, तो निश्चित है वो टेक्निकली साउंड है और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पा रहा है। इसके अलावा अगर हमारी कोई इंटरेस्ट या कोई हॉबी है, उस हॉबी को भी हम अपने एंटरप्राइजिंग उसे बदल सकते हैं। यहाँ पर मैं बिल गेट की कहानी को थोड़ा सा दोहराना चाहूँगा। बिल गेट को उसके पापा ने, उसके फादर ने एक कंप्यूटर गिफ्ट दिया जब वो पढ़ता था, 15 साल की उम्र थी, और वो पढ़ने लिखने में पता नहीं अच्छा होगा तो पता नहीं, बहरहाल उसने पूरी इंटरेस्ट के कारण वो कंप्यूटर में लगा रहता था। उसने काफ़ी सारी कंप्यूटर के ऑपरेशन करके बहुत सारी चीज़ें उसमें जानकारी करी, और जब वो पढ़ता था उसने एक गेम भी तैयार किया। अब तो मोबाइल गेम बन गए। उस कंप्यूटर में उसने टिक टॉक डे ऐसा कुछ गेम तैयार किया था उसने, और वो गेम इतना बढ़िया था कि वो काफ़ी सारे लोगों में पॉपुलर हो गया। उसको बेचकर उसने काफ़ी सारे पैसे उसमें कमाए। तो फिर उसने पढ़ाई छोड़ दी। अक्सर मैंने देखा है कि जो लोग जब पैसा कमाने लगते हैं तो फिर वो उनको पढ़ाई लिखाई में उतनी रुचि नहीं रहती है। उसने कॉलेज में पढ़ाई छोड़ दी और फिर वो
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जब बनाई 2-3 लोगों ने मिलकर, तो उसके एक दोस्त और थे, दोनों तीनों ने मिलकर वो कंपनी बनाई और वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते करते उन्होंने आज माइक्रोसॉफ्ट कहाँ से कहाँ पहुँच गई है बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की प्रोप्राइटरी है। इसके अलावा हमारे फाइनेंशियल जो कैपेसिटी है, हमारे फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट हमें जो मिल सकता है, ये भी हमारी स्ट्रेंथ हो सकती है। और अगर ये पॉजिटिव साइड है तब तो हमारी स्ट्रेंथ है, उसमें अगर हम मान लीजिए कहीं पर कोई हमारी लेवल ठीक नहीं है तो ये हमारी वीकनेस मानी जाएगी। तो इसका मूल्यांकन करें और देखें अगर हमारी कोई डिफिशियंसी है, उस गैप को हमने जागरूक होकर पूरा करना है। अब बात आती है अपॉर्चुनिटी वर्सेस थ्रेट या चैलेंज। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हम देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये आइडिया हमें आना चाहिए कि लोगों की डिमांड है कि नहीं है, मार्केट पोटेंशियल है कि नहीं है। और जैसा मैंने बताया, लोगों की समस्या हमारे लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनते हैं। तो पीपल्स प्रॉब्लम या मार्केट डिमांड कैसी है, फिर कंपटीशन का लेवल क्या है, पहले से और कौन कौन से उसमें प्लेयर मौजूद हैं, इसके अलावा प्रॉफिटेबिलिटी क्या है। कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा नहीं है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप और उसमें जुड़ जाते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के आधार पर आप अपना आत्मनिर्भर बन जाएंगे, बट वो उसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं मिलेगी। परंतु ऐसा बिजनेस जिसमें कि फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिटर्स कम है, तो ये भी आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। इसके अलावा हमें बिजनेस में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी देखना चाहिए। कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कौन से बिजनेस को फेवर कर रही हैं और कौन से बिजनेस या कौन से ऐसे हैं जिनको कि अभी ज़्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। तो ये भी अलग अलग जगह पर कोई स्टेट गवर्नमेंट का अलग पॉलिसी हो सकती हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पॉलिसीज़ होती हैं। इनको भी थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। कौन सी टैक्स बेनिफिट्स या इंसेंटिव अवेलेबल हैं। अब जैसे अगर आप अपने बिजनेस को ग्रामीण क्षेत्र में ले जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में छूटों की संख्या ज़्यादा होती है, कुछ ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक अध्ययन का विषय हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा जागरूक होकर शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, स्वयं का मूल्यांकन करते हैं और साथ में बिजनेस एनवायरनमेंट का मूल्यांकन करते हैं, तो ये जो आपका एक सटीक आकलन होगा जिसमें कि आपको एक्सपर्ट्स की सलाह मिलेगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की भी मदद मिलेगी, तो इससे आप अपना कैरियर को सुनिश्चित बना सकते हैं। अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ, जैसे मैंने कहा था कि कुछ हमारे पास अच्छी पुस्तकें हैं जो उद्यमिता के क्षेत्र में या जनरल मोटिवेशन के लिए बड़ा आपको उपयोगी होंगी। मैं उन पुस्तकों की और उन वेबसाइट की ज़रा जानकारी आपको शेयर कर रहा हूँ। वेबसाइट में आपको चैट बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगा, क्योंकि वो जिससे आप ठीक से नोट कर पाएँ उन्हें। पहली पुस्तक जो मैं रिकमेंड करूंगा और हमेशा रिकमेंड करता हूं अपनी चर्चा के दौरान, वो है, किताब का नाम है जीत आपकी और उसके लेखक का नाम है शिव खेड़ा। अंग्रेजी में इस किताब को यू कैन विन के नाम से मिलती है और ये बेस्ट सेलर पुस्तक है। और इसके जो लेखक हैं शिव खेड़ा, ये भी एक शुरुआत में साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से बीकॉम ग्रेजुएट, ज़्यादा टॉपर्स वगैरह नहीं, पर उन्होंने आज मोटिवेशन के क्षेत्र में आज एक अपने आप में बड़ा आइकन है। ये पुस्तक हर विद्यार्थी को पढ़नी चाहिए। हर विद्यार्थी को क्या, हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए। मैं कह रहा हूँ उस पुस्तक को सब विद्यार्थियों के टेबल पर होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसको। और उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा नहीं है, हार्डली 200, 250, 300 के अंदर में किताब है। कई उसके रीप्रिंट निकल चुके हैं, हिंदी में या अंग्रेजी में आप उस पुस्तक को ज़रूर लें। और इस पुस्तक में उनके जो कोटेशंस हैं आज वो अपने आप में इतने ज़्यादा मशहूर हो गए हैं। और मैं उसमें इस पुस्तक की एक चीज़ को चर्चा करूंगा। उन्होंने विनर वर्सेस लूज़र, एक विजेता और एक असफल व्यक्ति की तुलना की है। तो डेफिनेटली एक एंटरप्रेन्योर व्यक्ति में वो सब गुण होते हैं जो विनर व्यक्ति के होते हैं, और हम में से हर कोई व्यक्ति विनर बनना चाहता है। तो हम अपना मनोविज्ञान विनर की तरह कैसे बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण टिप्स इस पुस्तक में हमें मिलेंगे। एक और दूसरी किताब है, टाइटल थोड़ा सा अजीब सा है तो, पर यह किताब उद्यमियों के लिए बाइबल की तरह है, हर छात्र को पढ़नी चाहिए। इस पुस्तक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। डैड मतलब फादर। और ये किताब लिखी है रॉबर्ट
कियोसाकी और शेरन लेस्टर ने, दो लेखक हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अपना ज़्यादा पॉपुलर नाम है, रिच डैड एंड पुअर डैड। इसमें एक व्यक्ति, एक उसने अपनी बायोग्राफी जैसी लिखी है। वो लिखता है कि मेरे दो फादर हैं। ये विदेशों में आम बात है। तो एक डैड रिच डैड है और एक दूसरे व्यक्ति, उसके दूसरे जो फादर हैं वो पुअर डैड है। ये पुअर डैड वही हैं जैसे कि हमारे यहाँ लोग रहते हैं, सेविंग्स में विश्वास करने वाले, साधारण तौर पर चलने वाले। और ये दूसरे जो रिच डैड हैं वो कैसे रिच बन सकते हैं, रिच बनने का इसमें सूत्र दिया हुआ है। तो यहाँ तक लोग कहते हैं कि आप जब तक कमाते हैं तब तक आप पैसा पा रहे हैं, इसका मतलब ये साइकिल चला रहे हैं आप। मतलब जब तक आप पैडल मारेंगे तब तक गाड़ी चलेगी, उसके बाद पैडल मारना बंद करेंगे तो गाड़ी भी बंद हो जाएगी और आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा कुछ काम किया जाए कि आप काम करने को बंद भी कर दें तो भी वो बिजनेस आपके लिए पैसा कमा कर देता रहे। तो ये रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की जो पुस्तक है, ये भी आपके लिए एक लाइफ में टर्निंग पॉइंट बना सकती है। और ये मंजुल प्रकाशन में हिंदी वर्सन अवेलेबल है, आप ज़रूर पढ़ें। इसके अलावा एक स्वरोजगार के क्षेत्र में हमारे मध्य प्रदेश में एक उद्यमिता विकास केंद्र मध्य प्रदेश, सैड मैप इसका नाम है, भोपाल में अरेरा हिल्स पर है। और काफ़ी अच्छे इनके पब्लिकेशंस हैं, ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। इनकी एक मासिक पत्रिका निकलती है उद्यमिता समाचार। इस उद्यमिता समाचार को भी सभी संस्थानों में, विद्यालय में मंगाना चाहिए और हर छात्र को इसको पढ़ना चाहिए। इसमें आपको कई सारे क्षेत्र में उद्यमी बनने के लिए मार्गदर्शन और कई प्रकार की तकनीकी और हर तरह की जानकारी आपको मिलेगी। और एक इनका प्रकाशन और है जो रिकमेंड करूँगा मैं, स्वरोजगार मार्गदर्शिका। ये पुस्तक भी काफ़ी ज़्यादा महंगी नहीं है, 100-200 रुपये के आसपास की। और ये पुस्तक भी हर उद्यमी व्यक्ति जो बनना चाहता है उसको पढ़ना चाहिए। एक और मोटिवेशन के क्षेत्र में काफ़ी पुरानी और काफ़ी स्थापित पुस्तक है, इसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कैसे हम लोगों को प्रभावित करें और दोस्तों को कैसे हम बनाएं। हिंदी में भी मिल जाएगी, डेल कार्नेगी की। डेल कार्नेगी किताब के राइटर हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, शायद इसी नाम से भी हिंदी में मिले, पर यह भी काफ़ी पुराना टाइटल है। इसको भी मैं चाहता हूँ आप लोग ज़रूर देखें, पढ़ें। और एक और पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच, नेपोलियन हिल की। ऐसे और भी कई सारे मोटिवेशन की किताबें हैं, पर कोई ना कोई पुस्तक आप अपने साथ ज़रूर रखें, पढ़ते रहें। क्या पता कौन सी बात आपके जीवन में बदलाव ला दे, आपको प्रभावित करे। क्योंकि अब वो महान लोगों को तो हम जो यहाँ पर बचे ही नहीं है, उनको हम कम से कम जानना चाहते हैं, तो पुस्तकें हमें उनको जानने के लिए उनके प्रेरणा का बहुत अच्छा स्रोत बन सकती हैं। इसी तरह से कुछ हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले संस्थाएं हैं। अब चूँकि 1 घंटा का समय हो गया है, मुझे लगता है फिर वो फेसबुक वाले समस्या करते हैं। तो एक हमारा साइड में भोपाल है, इनकी वेबसाइट का मैं मेंशन करूँगा। ये हमारे मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के ऊपर काफ़ी अच्छा उद्यमिता का ट्रेनिंग संस्थान है, काफ़ी पुराना है और काफ़ी इनके अच्छे मौके हैं। अब मैं वेबसाइट देखकर आप इनके पूरे क्षेत्र के बारे में जानकारी कर सकते हैं। इसके अलावा उद्यमिता विकास संस्थान, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंडिया, अहमदाबाद में है, ये भाट में। ये भी ट्रेनिंग प्रोग्राम काफ़ी सारे इनके चलते हैं और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम इनके डिस्टेंस मोड में और ऑनलाइन मोड में भी हैं। अगर आपको मौका मिले तो ये बहुत राष्ट्रीय स्तर की काफ़ी संस्था है अहमदाबाद में, इसको भी आप लाभ ले सकते हैं। एक और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम PMEGP, ये हमारा खादी एवं ग्रामोद्योग केंद्र ये चलाता है। और इसको भी आप अगर जाएंगे तो इनकी बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। 40% 35% अनुदान महिला उद्यमी अगर बनना चाहते हैं तो 25% अनुदान बाकी उद्यमियों को। और KVIC की काफ़ी सारी योजनाएं, और ये प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम इनका बड़ा पॉपुलर कार्यक्रम है। और कभी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम एक अपने संस्था में सहराई कॉलेज में भी इसका एक जागरूकता कार्यक्रम रख देंगे। तो इस तरह के कई प्रकार के उद्यमिता से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, संस्थाएं हैं जो अलग अलग मदद करते हैं। अगर हमें
ये जानकारी करनी है कि हमारे यहाँ किस चीज़ का स्कोप है, तो इन्होंने कई प्रकार के बिजनेस पोटेंशियल सर्वे कराए हुए हैं, उनकी रिपोर्ट्स मिल जाएगी। अगर कोई कहता है कि मुझे अपनी प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनानी है, तो बहुत सारी बनी हुई प्रोजेक्ट प्रोफाइल आपको वेबसाइट में मिल जाएंगी। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन NSIC की वेबसाइट में मिल जाएंगी। अगर आप चाहें कि कुछ आप उद्यमिता के बारे में कौशल प्रशिक्षण करना चाहते हैं, तो एंटरप्रेन्योरशिप कम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और बिजनेस स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये 2 ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं जो हमारे इंदौर स्थित MSME डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट इंदौर ये करते हैं। मतलब आपको चुने हुए क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण भी प्रदान करेंगे, और जो उद्यमी व्यक्ति बनने के लिए क्या क्या स्कीम्स, क्या क्या सहायताएँ हैं, कौशल, साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग और रूल्स, तमाम तरह का प्रशिक्षण देकर आपको उद्यमी बनने में मदद करते हैं। ऐसे एक स्टार्टअप के ऊपर भी काफ़ी सारा काम है। बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर खोलने का आग्रह है, सभी लोग अपने अपने कॉलेज में छात्रों को उद्यमिता की तरफ प्रेरित करें, इन सब का उद्देश्य है। खैर, चर्चा का विस्तार तो कितना भी किया जा सकता है, पर आज के लिए मुझे लगता है ये पर्याप्त है। और अगर किसी की कोई रुचि विशेष टॉपिक पर या कुछ जानकारी करने का हो, तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में जाकर मुझे टाइप कर दीजिए, या मुझे पर्सनली आप कांटेक्ट करें। मैं अपने जो भी मेरे पास सीमित ज्ञान है उसके आधार पर मैं आपको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। मेरा काम, अगर आपने थोड़ी सी भी इस दिशा में रुचि आपके मन में बन गई है, थोड़ी सी भी अगर आप इस संबंध में जागरूक बन गए हैं, तो मेरा आज का जो व्याख्यान है वो बिल्कुल सार्थक रहा, मैं मान लूँगा। और पुनः मैं शानदार आयोजन के लिए, हमारा एक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए शासकीय महाविद्यालय सहराई के ऊर्जावान और बहुत ही विजनरी प्राचार्य डॉक्टर अतुल गुप्ता जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। पुनः आप सब विद्यार्थियों ने और सभी अन्य जो हमारे प्राध्यापक गण और जिससे जुड़े हुए जितने भी हमारे ऑडियंस है, मैं सबका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने इसको बड़े तल्लीनता के साथ सुना। और मुझे लगता है कि हमारा ये अभियान आप लोग अगर चाहेंगे तो आगे भी जारी रहेगा। और आप और किन टॉपिक्स में चाहेंगे, तो अगर वो टॉपिक्स मुझे सजेस्ट करेंगे तो मैं कोशिश करूँगा उन टॉपिक्स को अपनी आगामी कैरियर वार्ता में शामिल करूँ। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।